वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो मेरे दिल के बहुत करीब है और वह है हॉबी डेवलपमेंट। हॉबी डेवलपमेंट रिटायरमेंट के बाद ये बहुत ही शानदार समय होता है हॉबी डेवलप करने का, जो हमें एनर्जेटिक बनाए रखता है, क्रिएटिविटी हमारी मेंटेन रखता है और हमें खुश रखता है। हॉबी डेवलप होने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, फिट रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और मूड स्विंग्स या जब भी लो फील हो तो हम अपनी हॉबी के द्वारा उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। और क्रिएटिविटी तो बढ़ती ही है, लोगों के साथ मेलजोल करने का भी एक अच्छा मौका हमें मिलता है जिनसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। मुझे संगीत का हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था और थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ, लेकिन विधिवत तो कभी म्यूज़िक की शिक्षा जो है टेक्निकली वो मुझे नहीं मिली और ना ही वोकल और इंस्ट्रूमेंटल किसी भी तरह का। और हिंदी सिनेमा देखकर हम पियानो से तो हमेशा ही फैसिनेट रहे हैं, और लेकिन पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट को घर में ला के तो नहीं रखा जा सकता, बहुत जगह रोकता है और इतना स्पेस कंस्ट्रेंट तो हमेशा ही रहता है। तो मुझे लगा कि ढोलक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कहाँ धाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है वो सब इतने टेक्निकलिटी में जानने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अंकों के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। तो ये मैंने अभी 2 महीने पहले ही ख़रीदा और इसके ऊपर अपने प्रैक्टिस शुरू की और सीखा 2-1 ताल। तो फ्रेंड्स, ये ढोलक मैंने लिया है और इसको सीखना शुरू किया। ये जो हिस्सा होता है इसको थापी कहा जाता है और इस हिस्से को चाटी कहा जाता है। तो इसमें मैंने 2 महीने में ही 2-3 ताल सीखी हैं और मैं आपको बजाकर भी दिखाऊंगी कि कितना आसान है और कितना इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत अच्छा लगता है देख कर चलाते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, जब हम ढोलक शुरू करते हैं तो एक हाथ चलता है तो दूसरा रुक जाता है और दूसरा शुरू होता है तो पहला बंद हो जाता है। तो हाथों का कोऑर्डिनेशन शुरू में बड़ी मुश्किल होती है, लगता है ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से फिर हम धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं और इसके लिए लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और अदरवाइज़ बहुत आसानी से आ जाता है सिर्फ अंकों के द्वारा ही। तो देखिए, मैं आपको बजा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, 1 2 3, 1 2 3 4 स्टार्ट किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 पहले जल्दी करना है, 3 और फिर 4। तो अब देखिए इसकी धुन ऐसे निकलेगी। दूसरी ताल जो है वो इस तरह से है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक दो तीन चार पाँच छः, 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 एक दो तीन चार पाँच छः। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी ढोलक से और आपसे छोटा सा परिचय, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही सफाई करने वाला, संतोषजनक बहुत ही ज़्यादा।
और आप भी सीखें। और ढोलक बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ढोलक को हमेशा मांगलिक अवसरों पर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये घर में रखा हो तो ढोलक को जो है फ्रेंड्स बहुत शुभ माना जाता है, और क्योंकि हमेशा ढोलक मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है और घर में रखा हो तो वो भी शुभ होता है। सुबह शाम की आप आरती के वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में कोई गैदरिंग है छोटी मोटी तो भी आप कर सकते हैं। कोई फ्री टाइम है, बच्चे सब बैठे हैं, उनके बीच में भी आप बैठकर बजा सकते हैं, जो कि बहुत मोटिवेशनल होता है बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, पोता पोतियों के लिए कि दादी अभी भी कोई नई चीज़ सीख रही हैं। तो ये आप भी करें। फ्रेंड्स, मेरी दूसरी हॉबी गार्डनिंग है और इसने सच में मुझे प्रकृति के बहुत करीब ला दिया है। पौधों का ध्यान रखना और उन्हें बढ़ते हुए देखना एक बच्चे की तरह होता है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है ये। और गार्डनिंग हमें धैर्य सिखाती है, जिम्मेवारी सिखाती है, और फूलों और सब्जियों को बढ़ते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। गार्डनिंग के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव कम करती है, मूड को बेहतर बनाती है, प्रकृति से जुड़ाव बनाए रखती है, और घर में जो छोटे मोटे सब्जियां या फल जो तैयार होते हैं उनको भी हम अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो पर्यावरण के लिए भी फ़ायदेमंद ही है। गार्डनिंग कंपोस्टिंग के जरिए घर का कचरा रिसाइकिल करने में मदद करती है और एक स्वस्थ वातावरण बनने में मदद मिलती है। और इसके लिए कोई ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होती। छोटी सी बालकनी या खिड़की के पास घर का कोई भी कोना छोटा मिनी गार्डन बन सकता है, और जिसके टिप्स हैं कि भाई पहले ज़मीन को तैयार करें, प्लान करें, मिट्टी को अच्छे से तैयार करें, बीज या पौधे लगाएं और उन्हें नियमित रूप से पानी दें। और गर्मियों में पौधे लगाना अवॉइड करें, बरसात का मौसम इसके लिए सबसे बढ़िया होता है। अंत में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जब हम कुछ सीखते हैं और बढ़ते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम विनम्र रहें। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि गलतफहमी मत पालो, मतलब ये कि अपने बारे में ना गलतफहमी में रहें और ना ही खुशफहमी में रहें। इसका मैं एक छोटा सा इसके लिए मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है। अपने पुराणों में वर्णन है कि एक बार नारद जी को ऐसे ही बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि मैं ही भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो वो नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक में पहुँचे। विष्णु जी ने उनको कहा, कहो नारद कैसे आना हुआ? तो कहते हैं, भगवान आज एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, अगर आप कहें तो मैं पूछ लूँ। कहते बताओ नारद। कि भगवान आप ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है और आपको सबसे प्रिय कौन है? उन्होंने कहा, नारद रहने दो, क्या करोगे जानकर? कहते नहीं भगवान, आज तो मुझे ये बताइए आप कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। कहते देखो, वो जो पृथ्वी लोक में जो किसान काम कर रहा है, कि अपने खेत में जो काम कर रहा है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है और वो मेरा सबसे बड़ा और प्रिय भक्त है। तो नारद कहता है, अच्छा ये तो मैं ऐसा नहीं मानता। कहते हैं अच्छा चलो, अब मैं एक बात से इसको सिद्ध करते हैं। उन्होंने एक पात्र मंगवाया, एक बर्तन मंगवाया जिसमें तेल भरा हुआ था, और नारद जी को ये हुक्म दिया कि नारद तुम इस पात्र को लेकर जाओ और पूरे पृथ्वीलोक का एक चक्कर लगा कर आओ, लेकिन ध्यान रहे कि कोई तेल की एक बूंद भी जमीन पर ना गिरे। नारद जी खुशी खुशी तैयार हो गए कि ठीक है भगवान, मैं करता हूँ ऐसा, इसमें क्या बड़ी बात है। और वो पूरे पृथ्वीलोक का चक्कर लगा के आए। जैसा कि आप जानते हैं, नारद जी हमेशा पृथ्वीलोक का चक्कर लगाते हैं, भ्रमण करते रहते हैं और नारायण नारायण गाते रहते हैं। और वो एक चक्कर लगाकर वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि भगवान ये लो, एक चक्कर पूरा हो गया। कहते अच्छा एक बात बताइए कि आपने मेरा नाम कितनी बार लिया? कहते वो इस तेल के चक्कर में कि एक बूंद भी इसका ज़मीन पर ना गिरे, मैं तो आपका नाम तो स्मरण करना प्रभु भूल ही गया। तो कहते देखा, हमने कहा था ना, उस किसान को देखो, वो पूरे दिन खेत में मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और उस सब के बीच भी वो मुझे हर वक्त याद करता है, मुझे एक पल के लिए भी नहीं भूलता। तो मेरा सबसे प्रिय और सबसे बड़ा भक्त वो किसान ही है। तो इस तरह से नारद जी की गलतफहमी दूर हुई। तो हमें भी उसी हिसाब से अपनी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, और अपने बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कुछ हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हमारा रोल थोड़ा बदल जाता है। पहले हम प्रोवाइडर होते थे और हम सभी लोग हमारी गाइडेंस में होते थे,
अब हमें अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि घर के लोग अपनी मर्जी से हमारे पास सलाह के लिए आएं। तो बस याद रखिए कि विनम्रता के साथ इस नई जर्नी का आनंद लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपने अनुभव भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।